हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र की बनावट यानी संरचना और मानव श्वसन तंत्र का फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल मानव श्वसन तंत्र की संरचना। दोस्तों, ये जो अध्याय 2 है बायोलॉजी का क्लास 10th का अध्याय 2 जिसका नाम है श्वसन, उसका आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 लेक्चर वीडियो हो चुके हैं और पहले आप उसको यदि नहीं देखें तो पहले उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा ताकि आपको आज की वीडियो भी पूरी समझ में आए। और जो भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप तो इसे अपने कॉपी में उतारते चलिए, लिखते चलिए ताकि जो है आपको आगे की स्टडी करने में सुविधा होगा। ठीक है दोस्तों, समय नहीं व्यर्थ करूँगा क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं आता हूँ टॉपिक पर। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए पहले चैनल को, फिर जो है आगे की पढ़ाई आप तो करवे करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं मानव श्वसन तंत्र की संरचना क्या है। तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र का स्टार्ट कहाँ से होता है? बाह्य नासिका छिद्र से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या होता है? मानव श्वसन तंत्र का इनिशियली पॉइंट है, ये शुरुआती पॉइंट है, यहीं से श्वसन की कहानी स्टार्ट होती है। जनरली लोग सोचते हैं सांस लिया सांस छोड़ा यही श्वसन है। नहीं, यही श्वसन नहीं है। सांस लिया और छोड़ा, लेने और छोड़ने के बीच में क्या हुआ, कहाँ कहाँ गई हवा, हवा का क्या कैसे हुआ, ये सभी चीज हम पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र के मानव के अलग अलग हिस्सों तक हम जाएंगे कि आखिर यह हवा जो नाक द्वारा जाती है वो आखिर कहाँ तक जाती है और श्वसन कहाँ खत्म होके फिर उसका जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट CO2 फिर नाक के द्वारा बाहर आ जाता है, ये कैसे होता है, ये सारे कुछ हम पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र का शुरुआत जो होता है मानव में वो होता है बाह्य नासिका छिद्र के द्वारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आगे जाके एक चेंबर में खुलता है, नासा पट्टिका इस चेंबर को अलग करता है। देखिए, जब दो नासिका छिद्र है तो दोनों नासिका छिद्र बीच में एक पतली पट्टी के द्वारा अलग है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्या है कि नाक के बीचों बीच एक पट्टी है और दोनों नॉस्ट्रिल अलग हैं, तो जिसे हम नासा पट्टिका कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं। और ये जो नेजल सेप्टम का चेंबर है, वेश्म है, उसे हम नासिका वेश्म कहते हैं। अब देखिए, नासिका वेश्म में 3 स्थान होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि नासिका वेश्म में जितने भी जगह है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, या 3 तरह के स्थान होते हैं। एक होता है प्रघ्राण प्रकोष्ठ, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, इसे वेस्टिबुल्स कहते हैं। ये प्रघ्राण या प्रकोष्ठ क्षेत्र है, यहाँ पर रोम युक्त त्वचा पाई जाती है, रोम युक्त त्वचा की अस्तर पाई जाती है। आप देखे होंगे नाक में जो रोम होता है वो क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ या फिर वेस्टिबुल्स। अब ये देखिए, ये कहाँ पर है इस नासिकावेश में? कहाँ पर? ये मैंने यहाँ बनाया है ऊपर तथा नीचे, यानी दोनों ही नॉस्ट्रिल से। ये जो आपको दिख रहा होगा, आप ऐसे समझिए, नासिका पट्टी है तो यानी 2 नॉस्ट्रिल है, 2 नाक की छेद है, तो वहां जाके बोन के द्वारा भी ये अलग है। तो वो जो पतला पट्टी जैसा बोन है उसे क्या कहते हैं? नासा पट्टिका। तो नासा पट्टिका, तो ये चेंबर को तो डिवाइड कर दिया ना, लेकिन फिर भी ये 2 चेंबर हो गए और दोनों में एक ही जैसी संरचना है। तो आगे की जो संरचना है इसमें और इसमें दोनों में ही, उसे हम कहते हैं प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। ठीक है, वेस्टिबुल। अब इसमें रोम युक्त त्वचा पाई जाती है, इस पर रोम पाए जाते हैं। अब
इस वेश्म का छोटा सा भाग, पिछला आप मध्य भाग कह सकते हैं, मध्य में छोटा सा भाग होता है जिसे हम घ्राण क्षेत्र कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। ये सूंघने की क्षमता रखता है। क्योंकि मनुष्य का घ्राण क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा सूंघने की शक्ति नहीं रखता है। आप तुलना कर सकते हैं कुत्ते की। कुत्ते की जो ये घ्राण क्षेत्र है थोड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण वो दूर तक की सुगंध को सूंघ सकता है और महसूस कर सकता है सब कुछ। इसीलिए उसे हम देखते हैं कि पुलिस वाले सब उपयोग करते हैं और उसे ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए तीसरा भाग है श्वसन क्षेत्र। आप इसमें देखिए तीसरा भाग वो श्वसन क्षेत्र कौन है, तो ये वाला जहाँ मैंने 3 लिखा यही श्वसन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को श्वसन क्षेत्र कहते हैं, यानी निचला पीछे का भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन क्षेत्र, रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, तो ये तो नाम था, स्थान के आधार पे नाम रखा गया है। अब देखिए ये मुख गुहा और ये जो श्वसन क्षेत्र है दोनों आके यहाँ मिल जाती है। ये पाथ जो है कॉमन हो जाता है, जिसे हम कृष्णी कहते हैं या फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स का ये वाला भाग, इस साइड का भाग नेजोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्यों? क्योंकि ये नासिका वेश्म के बाद का क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है, ये जो ग्रसनी है, वो खाना और हवा दोनों का पाथ है, यानी ये कॉमन रास्ता है। यहाँ से हवा भी गुजरती है, इधर से हवा आएगा तो ये भी इधर इस क्षेत्र में आएगा ही, इधर से खाना जाएगा तो भी ये इस क्षेत्र में आएगा ही। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ एक लटकी हुई संरचना दिख रही होगी। आप यदि मुंह खोलते हैं, आ करते हैं, तो आपको उंगली जैसी संरचना, लटकी हुई संरचना दिख रही होती है, जिसे हम यू भूला, झूला झूल रहा है, यू भूला। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंठ घाटी या यू भूला। ठीक है, अब देखिए कि ये ग्रसनी के बाद का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये ग्रसनी ही है और ग्रसनी का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये शुरुआत हो जाता है कंठ द्वार का, और कंठ द्वार में ये एक छिद्र होता है कंठ द्वार, और ये एक छिद्र हो गया ओसोफेगस का, श्वास नली का। ये निगल द्वार हो गया और ये कंठ द्वार हो गया। तो कंठ द्वार के ऊपर, कंठ द्वार को ग्लोटिस कहते हैं, तो ग्लोटिस के ऊपर एक पट्टी जैसी संरचना, पतली कार्टिलेज की बनी हुई पतली संरचना जो है पाई जाती है, जो कि जब भी कभी भोजन करते हैं हम, तो आपको लग रहा होगा कि खाना खाएंगे तो ये सीधा तो इसी में जाएगा, क्योंकि आगे यही है, आगे श्वास नली ही है, तो ये तो तुरंत जो है इस छिद्र में चला आएगा खाना। तो नहीं, ये श्वास नली का जो ग्लोटिस है, ये जो छिद्र है, उसके ऊपर एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपीग्लोटिस कहते हैं। बायोलॉजी का शब्द ये जो एपी लगा होता है, इसका मतलब ऊपर से। किसके ऊपर से? ग्लोटिस के ऊपर से। तो एकदम नाम याद करने में बहुत ही सहूलियत होगा, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस क्या कर देता है, इस कंठ द्वार को, ये जो विंड पाइप है उसे ढक देता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद ही, ये थोड़ी आपको डिस्टेंस लग रही है लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, और पाया जाता है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे स्वर यंत्र या लैरिंग्स में से हवा जो है कंपन होके मुंह के द्वारा निकलती है, और वो ध्वनि एक तरंग पकड़ लेती है, जो आपको अलग अलग शब्द सुनाई देते हैं। ठीक है, जिसे हम स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहते हैं। स्वर यंत्र या लैरिंग्स के पास ही थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि भी पाए जाते हैं, जो कि हम जब हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, समन्वयन और नियंत्रण और समन्वयन चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि का क्या काम। ठीक है, उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये श्वास नली और ये ट्रैकिया है, श्वास नली या ट्रैकिया है।
श्वास नली और ट्रेकिया पर कुछ इस तरह से इनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट यानी पूरा पूरा रिंग नहीं। यदि ये पाइप है तो ऐसे करके लगा रहेगा और इधर से नहीं लगा रहेगा। अगर इतना दूर ये रिंग लगा है तो ये इधर से रिंग नहीं लगा रहेगा, यानी ये पूरा इसको घेरा हुआ नहीं है, आधे है, इनकम्प्लीट रिंग है। और वो रिंग किसके बने होते हैं? तो उपास्थि की बनी। कैसी उपास्थि? तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। हाइलिन कार्टिलेज, उपास्थि मीन्स कार्टिलेज ही होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई इस पर क्या होता है? अनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं जो क्या कार्य करता है? तो ये विंड पाइप को, ट्रैकिया को सिकुड़ने नहीं देता है, कोलैप्स नहीं करने देता है। हमेशा ये क्या होता है? इसको एक मजबूती प्रदान करता है ताकि इसके होल हमेशा बने रहे, ये कोलैप्स नहीं कर जाए, ये बंद ना हो जाए। इसीलिए जो है इसका जो है उपयोग यही है कार्टिलेज का। तो किस चीज का बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ ये अनकम्प्लीट रिंग है। अर्ध वलयाकार उपास्थि पाई जाती है। दोस्तों ये अर्ध वलयाकार उपास्थि ये बहुत जगह पाई जाती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है पाई जाती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका नाम तो होगा ना? जरूर होगा। आप चलते हैं कि श्वास नली आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं या ब्रोंकी कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या है? ब्रोंकी। क्या है? ये और ये दोनों भाग क्या है? ब्रोंकी। ट्रैकिया दो भागों में आकर वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा यानी वक्ष मतलब छाती, गुहा मतलब जगह, कैविटी। तो ये क्या हो रहा है कि थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा यानी वक्ष मतलब थोरैसिक और कैविटी। थोरैसिक कैविटी में ये श्वसनी दो भागों में जाके, श्वास नली दो भागों में बट जाते हैं और दो श्वसनी बन जाते हैं, जो कि एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स की ओर जाता है। अब ये आगे चलकर फिर दो भागों में डिवाइड होती है, तो प्राइमरी ब्रोंकस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइमरी ब्रोंकस। ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस। इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी जब शाखाएं निकलेगी तो उसका नाम हो सकता है, पहली बार शाखा निकला तो प्राइमरी, दूसरी बार निकला तो सेकेंडरी, तीसरी बार निकला तो टर्शियरी ब्रोंकस का निर्माण कर लेता है। अंतिम में ये ब्रोंकस एकदम पतली सी पाइप की संरचना जैसी बन जाती है, बहुत ही महीन, उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स एक इस तरह की संरचना बनी हुई कोष्ठ में जाकर खुलती है, जिसे हम वायु कोष्ठ कहते हैं। अब देखिए कि ये ब्रोंकी हो गया, ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद ये क्या हो गया? ओल्वियोली सैक हो गया। ओल्वियोली सैक यानी वायु कोष्ठिका वाहिनी। पहले इसमें भी ये जो सबसे अंतिम वाला डक्ट है ना, जो कि वायु कोष्ठिका में खुलेगा, उसका नाम है वायु कोष्ठिका वाहिनी। अब ये वायु कोश है। अब एक वायु कोश में 3 से 4 ओल्वियोली पाए जाते हैं, यानी एक ओल्वियोली सैक में 3 से 4 ओल्वियोली पाए जाते हैं। अब जितने ओल्वियोली है तो उसके लिए डक्ट होगा, ओल्वियोलर डक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ओल्वियोलर डक्ट है वो किस में खुल गया? वायु कोष्ठ में, यानी ओल्वियोली सैक में। ये ओल्वियोली सैक है और इस ओल्वियोली सैक में क्या है? ओल्वियोलाई है, ओल्वियोली आप कह सकते हैं। अब इस दोनों लंग्स में मिला के 3 × 10⁸ ओल्वियोली पाए जाते हैं। तो इतनी जटिल संरचनाएं पाई जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुष्य की संरचना और जितने भी स्तनधारी है और जो भी इस तरह के जीव है हायर क्वालिटी के, सभी के संरचना एकदम बहुत ही जटिल होते हैं दोस्तों।
तो अगर हमको पूछा जाए कि लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। अब ये थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा है क्या? तो अगर मैं इसे कह दूं, कोई नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, समीर, मुअल्लिम, हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। नहीं, चलिए ये नाम नहीं देते, मदन लाल रख देते हैं। तो ये मदन लाल है। अगर हमको मदन लाल का फेफड़ा देखना है तो क्या करेंगे, मदन लाल को यहाँ से आरी से कटवा देंगे, खुद से भी कटवा दो या काट दो। अब हम इसमें ऐसे झांकेंगे, तो झांकने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो झांकने से क्या मिलेगा कि एक खाली जगह है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो ये जो खाली, अगर उस अंदर में भरे हुए चीज़ को सबको हटा दो तो ये जो संरचना, घिरी हुई संरचना मिलेगी ना, वो थोरैसिक कैविटी है। तो थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा कैसे बनता है? वक्ष गुहा कैसे बनता है? तो वक्ष गुहा में होते हैं 12 जोड़ी पसलियाँ, ठीक है, और इधर रीढ़ की हड्डी। उसके बाद इस नीचे से थोरैसिक कैविटी में इधर नीचे से एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, एक जो है पट्टी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम पेशियाँ और पसलियाँ और ये वर्टिब्रल कोलुम यानी रीढ़ की हड्डी, इससे घिरी हुई संरचना आपको मिलेगी। उसी संरचना को हम कहते हैं वक्ष गुहा, और उसी वक्ष गुहा में मिलेगा हमको फेफड़ा। अब ये दोनों फेफड़ाओं के बीच में ही हार्ट पाए जाते हैं। थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ क्या पाए जाते हैं, हार्ट। तो और इसके नीचे इस तरह से डायफ्राम पाए जाते हैं। एकदम डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, एकदम देख रहे हैं आप, डोमेन शेप्ड है। तो ये हो गया डायफ्राम, और इधर से 12 जोड़ी पसलियां होगी जो कि इसको घेरी होगी, इधर से भी, और पीछे से अगर देखेंगे उधर से तो आपको क्या दिखेगा, वर्टिब्रल कोलुम, रीढ़ की हड्डी। तो अगर आपको पूछे थोरैसिक कैविटी कैसे बनती है, तो आपको क्या बोलना है कि रीढ़ की हड्डी, 12 जोड़ी पसलियां, उसके ऊपर के मसल्स यानी पेशी मसल्स। अरे रीढ़ की हड्डियां है तो हड्डियों के बीच में, पेशियों के बीच में मसल्स भी तो है, ठीक है, जिसके नाम भी है इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स है। फिर नीचे से किससे है, पेट की कैविटी, ये पेट की कैविटी है जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उससे अलग करता है किस थोरैसिक कैविटी को, कौन, डायफ्राम, ठीक है। तो ये डायफ्राम हो गया। तो डायफ्राम, 12 जोड़ी पसलियां, रीढ़ की हड्डी और पसलियों की मांसपेशियां, ये सभी एक क्षेत्र बनाती है, घिरी हुई संरचना बनाती है जिसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड एक एक फेफड़ा पाया जाता है, यानी एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है। और नंबर कितने हो गए, 2, एक जोड़ा यानी 2, ठीक है। और हृदय कहाँ पाया जाता है, हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड झुका हुआ पाया जाता है। अब मैं बता रहा था आपको कि यहाँ तक अनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं, यानी कहाँ तक, तो ब्रोंकियोल्स तक, ब्रोंकियोल्स तक। ब्रोंकस खत्म हो गया, इसके बाद ब्रोंकियोल्स आ गया, और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोली डक्ट आ गया। एल्वियोली डक्ट से ये जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, वायु कोष्ठ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली सैक। तो एल्वियोली सैक है, एक एल्वियोली सैक में 3 से 4 एल्वियोलाई होते हैं। तो आपको कहाँ तक कहना है कि अनकम्प्लीट जो रिंग है, जो कार्टिलेज के बने हुए हाइलिंग कार्टिलेज के, वो ब्रोंकियोल्स तक, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिया, हिंदी में थोड़ा नाम आपको एक जैसा लग जाएगा। ये देखिए क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए, ग्रसनी, लैरिंग्स, यहाँ से श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिया, श्वसनिकाएं, और फिर वायु कोष्ठिका वाहिनी। तो आप ये एकदम जो है सीरियल इसका याद रखेंगे कि कौन पहले है, फिर कौन है, फिर कौन है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने समझ लिया मानव श्वसन तंत्र की बनावट।
थोड़ा थोड़ा मैंने क्रिया भी आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके क्रिया विधि और भी कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। आप जो है इस वीडियो का इंतज़ार आप मॉर्निंग में कर सकते हैं 9 से 10 के बीच में, और शाम में 4 बजे से 7 बजे शाम तक वीडियो अपलोड होता है। 2 टाइम है दोस्तों, एक है दिन में 7 से 9 के बीच में सुबह, और शाम में 4 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड होता है हमारा। कोई भी वीडियो हो तो अगर आपको रेगुलर देखना है हमारा वीडियो तो आप इस टाइम में चेक कर सकते हैं। हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाएगा यदि आपने बेल आइकन भी प्रेस किया होगा तो। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम आएंगे लेकर के मानव श्वसन तंत्र की एकदम पूरी फंक्शन के साथ आएंगे, क्रियाविधि के साथ आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपने दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।